हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास के चरणों की, जिसे अगर मोटे तौर पर देखें तो 5 भागों में देखा जाता है। वैसे हम इसे 6 भागों में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर इसे हम 5 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद दोस्तों चरण से संबंधित आपके सारे डाउट्स आई होप कि ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चरण है दोस्तों 1987 से लेकर 1926 तक का। यहाँ पे दोस्तों आपको ईयर भी याद रखना होगा। 1887 से लेकर 1926 तक। ठीक है, 1887 से 1926 तक ये लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण माना जाता है दोस्तों। जिसमें मेन बात क्या थी, इसमें थी राजनीति और प्रशासन में द्वैध भाव का काल। द्वैध भाव मतलब दोनों को अलग करना। ठीक है, यहाँ पे जो विचारक आए उन्होंने ये कहा कि भाई राजनीति अलग चीज़ है और प्रशासन अलग चीज़ है, इन दोनों को अलग अलग रूप में, अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वुडरो विल्सन को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, वुडरो विल्सन को राजनीति और प्रशासन का द्वैत भाव जो था या डायरकी थी उसको इसका जनक माना जाता है और इन्हें लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक प्रशासन के पृथक्करण में दूसरा महत्वपूर्ण नाम है गुडनाउ का। ठीक है, इन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे लोक प्रशासन का जनक कहा जा रहा है वुडरो विल्सन को और अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जा रहा है गुडनाउ को। और इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, गुडनाउ का यहाँ एक कथन भी देख लेते हैं। राजनीति राज्य इच्छा प्रकट करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है। ठीक है, तो गुडनाउ कह रहे हैं कि जो राजनीति है ना वो राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा या इच्छा के क्रियान्वयन से संबंधित है। इस इच्छा को क्रियान्वित करता है, यानी कि वो एग्जीक्यूशन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये है लोक प्रशासन का प्रथम चरण। आगे बढ़ अब इसके बाद आता है दोस्तों लोक प्रशासन का द्वितीय चरण या दूसरा चरण। ठीक है, ये है 1927 से लेकर 1937 तक का काल। इसको प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहा जाता है। पहले काल को क्या कहा गया दोस्तों, राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन का काल, और दूसरे को प्रशासन के सिद्धांतों का काल। जब लोक प्रशासन पहले काल में उसका एक तरीके से कह सकते हैं जन्म हुआ, उसको अलग किया गया राजनीति से, उसके बाद इस विषय में बहुत विकास हुआ। बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी और बहुत सारे प्रशासन के नए नए सिद्धांतों का जन्म हुआ। इसीलिए इसे प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहा जाता है। इस चरण की प्रथम पुस्तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि द्वितीय चरण की प्रथम पुस्तक कौन सी मानी जाती है, कब से शुरू होता है। तो ये है बिलोबी की द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927। ये है बिलोबी की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा इस काल की अन्य पुस्तकें मैरी पॉकर फॉलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हेनरी फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, लुथिर गुलिक और उर्वी की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वो अपनी पोस्ट कॉर्प वाली थ्योरी देते हैं। ठीक है, सभी ने पढ़ी होगी पोस्ट कॉर्प वाली थ्योरी। ठीक है, उसके बाद मूने और रैले द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह सिद्धांतों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्णिम युग कौन सा है, तो यही जो द्वितीय चरण है ना दोस्तों, यही सिद्धांतों का स्वर्णिम युग है। ठीक है, आई होप आपको दूसरा चरण भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। देखिए, अब देखते हैं तीसरा चरण। ये 1938 से लेकर 1947 तक है। इसे चुनौतियों और आलोचनाओं का काल कहा जाता है। दूसरे चरण में दोस्तों बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण हुआ, बहुत सारे नए नए सिद्धांत बने, बहुत सारी किताबें लिखी गई। अब तीसरे चरण में क्या होने लगा, इन किताबों को, इन सिद्धांतों को जल्दी क्या मिलने लगी, चुनौतियाँ मिलने लगी, इनका क्रिटिसिज्म होने लगा। ठीक है, इनमें प्रमुख हैं चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लिखी। इसके अलावा साइमन, जिन्होंने द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसी किताबें लिखी। ठीक है, साइमन और बर्नार्ड इसमें प्रमुख है।
और साइमन ने तो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में क्या कहा कि ये तो मात्र कहावतें हैं। ठीक है, एकदम उनका आधार ही खत्म कर दिया इतनी आलोचना करके कि जो प्रशासन के सिद्धांत जो अभी तक दिए गए, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब कहावतें मात्र हैं। इसके साथ ही तीसरे चरण में हमें एक और महत्वपूर्ण विचारक देखने को मिलते हैं, रॉबर्ट डहल, जिनकी किताब है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा इनकी एक और किताब है द पॉलिटिकल साइंस द 3 प्रॉब्लम्स करके। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है, लेकिन आप उसे भी याद रखिएगा। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इनकी 3 प्रॉब्लम्स करके द पॉलिटिकल साइंस द 3 प्रॉब्लम्स करके एक और किताब है, जिसमें ये कहते हैं कि जो साइंस है, जो पॉलिटिकल साइंस है, इसको भी साथ में लाइए। ठीक है, लोक प्रशासन के साथ बिल्कुल अलग अलग करके हम इसे बहुत अच्छे से नहीं चला सकते। इसमें उन्होंने 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो बताई हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि तीसरे काल में तो क्या हुआ कि लोक प्रशासन को, उसके सिद्धांतों को बहुत सारी क्या मिलने लगी, चुनौतियाँ मिलने लगी। अब देखते हैं चतुर्थ काल। तो चतुर्थ काल कैसा था, 1948 से लेकर 1970 तक स्वरूप की संकटावस्था। मतलब इतना ज़्यादा आलोचना हो गई लोक प्रशासन की कि लोक प्रशासन का खुद पर से कॉन्फिडेंस ही एक तरीके से ख़त्म हो गया। उसको लगने लगा उसका स्वरूप या अस्तित्व की संकट आने लगा। लोक प्रशासन स्वयं भी सोचने लगा कि भाई क्या मैं राजनीति विज्ञान के साथ ही सही हूँ या फिर मेरा अलग भी कोई अस्तित्व है। ठीक है, जैसे कि होता है ना, कई बार होता है कोई इंसान होता है, उसको इतनी ज़्यादा आलोचना कर दी जाती है कि बेचारा वो अंडर कॉन्फिडेंस में चला जाता है कि पता नहीं मेरा अस्तित्व सही भी है, मैं जो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कई बार हम तैयारी करने वाले लोगों के साथ भी होता है। ठीक है, हमारे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता होगा कि जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा स्वरूप की संकटावस्था आती है। लोग इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, अरे तुम्हारा नहीं हुआ, 2 बार 3 बार नहीं हुआ, तुमसे नहीं होगा, ये वो। तो संकट दिमाग में आ जाता है, स्वरूप की संकट, अस्तित्व का संकट कि भाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही सी कुछ स्थिति लोक प्रशासन की भी आ गई। ठीक है, और इसे संकट का काल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी आप लोग दिल पे मत लीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, और मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं और आप भी कर रहे होंगे, या कई लोगों के जीवन में आती है, कई लोगों के नहीं भी आती है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ किसी के भी जीवन में ना आए, सब लोग तैयारी करें और बस जितना समय आपने अपने रखा है उतने में सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए, तो चतुर्थ काल को संकट का काल कहा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद पंचम काल। ठीक है, 5वां चरण क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन फिर वो क्या करता है, उसको संकट आता है, उसको लगता है कि मेरा पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन फिर वो क्या करता है, फिर से अपने आप को जोड़ता है और सोचता है कि कोई बात नहीं भाई, मेरा अभी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर या 2 नंबर से रुक गया तो क्या हो गया, अगली बार मेरा फिर सिलेक्शन हो जाएगा, मैं फिर तैयारी करता हूँ, 100% लगाता हूँ अपना, प्लस मैं देखता हूँ कहाँ कमियाँ रह गई, उनको ठीक करता हूँ, तो क्यों नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। तो वही चीज़ दोस्तों लोक प्रशासन ने भी की। लोक प्रशासन ने कहा कि भाई देखते हैं कहाँ कमियाँ रह गई, कहाँ चीज़ें गड़बड़ हुई जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई। तो फिर लोक प्रशासन ने अपने आप को सुधारा और 5वां काल 1971 से 1991 का जो माना जाता है, उसमें लोक प्रशासन क्या हो गया, अंत विषयी उपागम पर बल देने लगा, यानी कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। ठीक है, नई नई चीज़ों को अपने अंदर धारण करने लगा। उसने कहा कि अगर हम पुराने और सिद्धांतों पर चलेंगे और लोक प्रशासन को सिर्फ प्रबंध और विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, तब तो हम चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन अगर हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है, तो हम इस चीज़ को अब और आगे तक स्वयं को ले जा सकते हैं। तो अब लोक प्रशासन क्या बन गया, अंत विषयी बन गया, मल्टी डिसिप्लिनरी बन गया। ठीक है, अब सबके परिप्रेक्ष्य से, अब केवल साइंस के विज्ञान बनाने की होड़ नहीं रही लोक प्रशासन को, अब इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ह्यूमन एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट के थ्रू इसको देखा जाने लगा। ठीक है, और पंचम काल में वाल्डो और रिक्स जो हैं, इनका विशेष योगदान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रिक्स जो है, उन्होंने लोक प्रशासन के तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुलनात्मक लोक प्रशासन कीजिए। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है वो लोक प्रशासन को नई ऊंचाइयों पर या उसकी पहचान की ओर ले जाएगा। यहाँ पे हम फ्रैंक मैरिनी की टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनरो बुक पर्सपेक्टिव देखते हैं दोस्तों, और वाल्डो की
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्रिबुलेंस जैसी पुस्तकें भी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोक प्रशासन में नए नए कॉन्सेप्ट आने लगते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं ना, NPM, ठीक है ना, न्यू पब्लिक NPA सॉरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, न्यू पब्लिक चॉइस थ्योरी, ठीक है। इस तरीके की नई नई थ्योरीज हमें यहाँ पे देखने को मिलने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद छठा पंचम सिस्टम काल आपको कुछ पुस्तकों में देखने को मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। तो ये 1991 से लेकर अब तक माना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें नई नई, जैसे कि NPA देख रहे हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, जैसी न्यू पब्लिक चॉइस जैसी थ्योरीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको जो लोक प्रशासन के काल थे, चरण थे, वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होता है या कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कंटेंट समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ और नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।